नमस्कार, मैं विभूति नारायण राय हर इतवार की तरह आज भी अपने कॉलम राय की राय को लेकर आपकी सेवा में हाजिर हुआ हूँ। आज मेरा विषय एक ऐसा संघर्ष का बिंदु है जिसकी तरफ पूरी मनुष्यता का ध्यान लगा हुआ है। स्वाभाविक है, ये एक ऐसा बिंदु है जो अगर इसको बुझाया, इसे रोका नहीं गया तो ये हम सब के विनाश का कारण बन सकता है, पूरी दुनिया के विनाश का कारण बन सकता है। क्योंकि इसमें एक पक्ष तो परमाणु हथियारों से भी लैस है और दूसरा पक्ष बावजूद इसके कि अभी वो परमाणु हथियार नहीं बना पाया है, लेकिन उसमें लगा हुआ है और पूरे कमिटमेंट के साथ वो आखिर तक लड़ने के लिए तैयार दिखाई दे रहा है। कम से कम वो दावा कर रहा है कि वो आखिर तक लड़ेगा। तो अगर इस आग की इस ज्वाला को बुझाया नहीं गया तो ये निश्चित रूप से, जैसे मैंने कहा, कि हम सब के विनाश का कारण बन सकता है। इस विषय पर बात करना इसलिए भी ज़रूरी है कि आज गज़ा में जो संघर्ष शुरू हुआ था 7 अक्टूबर 2023 को, उसके ठीक एक साल बाद मैं आपको संबोधित कर रहा हूँ। आप सबको याद होगा, मैं सिर्फ जल्दी जल्दी उसे दोहरा दूँ जो कुछ हुआ था। 7 अक्टूबर 2023 को गज़ा नाम के शहर से, जो फ़िलिस्तीन का अकेला पोर्ट सिटी है, समुद्र से जुड़ा हुआ शहर है और इज़राइल और इजिप्ट के बीच है, मेडिटेरेनियन सी से जुड़ा हुआ है, बावजूद इसके कि समुद्र पर उसका अधिकार नहीं है, समुद्र पर इज़राइल का ही अधिकार है। इस शहर से अचानक, मतलब इज़राइल की सारी जो तथाकथित इंटेलिजेंस की कामयाब कहानियां हैं, उन सब को धता बताते हुए अचानक फ़िलिस्तीनी लड़ाके आए। वो आसमान के रास्ते से भी आए, ये भी बड़ी मज़ेदार चीज़ है, वहाँ कोई एयरफोर्स नहीं है। उन्होंने क्रूड टाइप की अपनी डिवाइसेस उनको असेंबल की और उनके ज़रिए वो आसमान के, मतलब वो तारबंदी है, तारबंदी को फलांगते हुए भी आए, तारबंदी को तोड़ करके मैदानी रास्तों से भी आए और उन्होंने तरह तरह के हथियारों का और वाहनों का इस्तेमाल किया। ये अपने आप में एक लंबे बहस का मुद्दा हो सकता है कि इसराइल, जो जिसकी इंटेलिजेंस की कामयाबी के जगह जगह चर्चे होते हैं, और उसकी इंटेलिजेंस की कामयाबी, अभी मैं आता हूँ, ये लड़ाई जैसे जैसे बढ़ी, उसकी इंटेलिजेंस ने अपनी कामयाबी से हम सबको चकित किया। वो इंटेलिजेंस कैसे इस तरह फेल हो गई? बहरहाल वो इंटेलिजेंस फेल हुई और कई घंटे तक वह फ्री फॉर ऑल रहा। कई घंटे तक फ़िलिस्तीनी जो अंदर घुसे थे वो निर्मम हत्याएं करते रहे। उसमें बूढ़े थे, उसमें औरतें थी, उसमें बच्चे थे, जो दिखाई दिया उसको वो मारते रहे और लौटते समय वो 250-300 लोगों को किडनैप करके भी ले गए। ये किडनैपिंग भी बड़ी, जिसे आप कह सकते हैं कि क्रूर पद्धति इसमें अपनाई गई। एक मोटरसाइकिल पर 3 सवार बैठे, उनके बीच में एक औरत छटपटा रही है, उसे किडनैप करके ले जा रहे हैं। किसी बच्चे को उसकी दादी की गोदी से छीन करके और मोटरसाइकिलों पे लेके भाग रहे हैं। बहरहाल उन्होंने 250-300 लोगों को किडनैप कर लिया और लेके गए। ये जो अपहर्ता हैं, जो किडनैप्ड लोग हैं, इनमें से ज़्यादातर मारे जा चुके हैं। थोड़े बहुत इजराइल ने अपने निगोशिएशन से, अपनी बातचीत से छुड़ा लिया है और बहुत सारे लोगों का भी कोई अता पता नहीं है कि वो कहाँ हैं। बहरहाल ये एक घटना हुई, पूरा विश्व इससे स्तब्ध हो गया, पूरी दुनिया अवाक देखती रही कि क्या हो गया। और उसके बाद अगर मैं आपको याद दिलाऊं, एक बहुत ही ठंडा विजुअल है जो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का है, जिसमें नेतन्याहू बिना किसी आवेश, बिना किसी उत्तेजना के जो कह रहा है, उसके 2 वाक्य बड़े महत्वपूर्ण हैं। उस नेतन्याहू कह रहा है कि ये लोग नहीं जानते कि इन्होंने क्या कर दिया है और अब जंग शुरू उन्होंने की है, लेकिन अब जंग खत्म हम करेंगे। Israel is at war. We didn't want this war. It was forced upon us in the most brutal and savage way. But though Israel didn't start this war, Israel will finish it. ये 2 वाक्य हैं, आप देखिए, बहुत ठंडे तरीके से बोले गए और कायदे से तो इसके दुश्मनों की पसलियों में खौफ की लहर दौड़ जानी चाहिए थी, लेकिन वो भी कमिटेड लोग थे जो गज़ा में थे, जो हिजबुल्लाह के नाम से दूसरी तरफ लेबनान में सक्रिय थे, जो हौतीस थे, सीरिया से हमले कर रहे थे और दूसरी जगहों से हमले कर रहे थे,
और इन सब के पीछे जो इनका, जिसे आप कह सकते हैं कि इनकी शक्ति का जो स्रोत है वो ईरान। तो इन सब लोगों को ये समझ लेना चाहिए था कि अब ये इजराइल का जैसा इतिहास रहा है, जिस तरह के खौफनाक वारदातें करने का इतिहास इजराइल का रहा है, उसमें अब कुछ बहुत भयानक घटने जा रहा है। बहरहाल वो भयानक घटा। हमने देखा कि 1,500-2 हज़ार लोगों की मौत का बदला इजराइल ने अब तक 40,000 से ज़्यादा लोगों को मार के लिया है। इन 40,000 में आप कई बार आप सिहर जाएंगे ये सोच करके कि आधे से ज़्यादा बच्चे हैं, औरतें हैं, बीमार हैं, अस्पतालों को नहीं छोड़ा गया, स्कूलों को नहीं छोड़ा गया, और लगभग गजा तो अब उन्होंने नेस्तनाबूद कर दिया है। गजा में शायद ही कोई इमारत आपको, अगर आप एरियल जो तस्वीरें आ रही हैं उन्हें देखें तो आपको बहुत कम इमारतें पूरी तरह से खड़ी दिखाई दे रही। और न सिर्फ उन्होंने गजा को नष्ट किया, बल्कि जो हमास का नेतृत्व था उस नेतृत्व का आधे से ज़्यादा उन्होंने उस नेतृत्व का सफाया कर दिया। यहाँ तक कि हानिया जो सबसे बड़ा नेता था उसे तो ईरान के अंदर घुस के मार दिया। तो इजराइल की जिस तरह की हरकतें पहले होती रही है और बहुत एक्सपेक्टेड लाइन पर इजराइल ने ऑपरेट किया, और आप देख रहे हैं कि वो गजा लगभग ख़त्म हो चुका है और गजा में इजराइल का ऑपरेशन भी लगभग समाप्त हो गया है। आगे बढ़ने के पहले अगर आप इजाज़त दें तो मैं बहुत, चूँकि समय की सीमा है, बहुत विस्तार से नहीं जा सकता, लेकिन जो इजराइल और अरबों के बीच जो 1948 से लड़ाइयाँ चल रही हैं उनके बारे में संक्षिप्त सा मैं एक विवरण पेश करूँगा। देखिए, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्तावों के अनुकूल 15 मई 1948 को इजरायली राज्य की स्थापना हुई, और उस समय वो प्रस्ताव बड़ा स्पष्ट था। लगभग आधा थोड़ा ही ज़्यादा हिस्सा था जो यहूदियों को मिला था, और उससे थोड़ा कम जो फ़लस्तीनी मुसलमान और ईसाई थे उनके लिए छोड़ा गया था। और ये माना जा रहा था कि 2 अलग अलग राज्य बनेंगे, 2 अलग अलग राज्य राष्ट्र बनेंगे, और ये फिर शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के साथ चलेंगे। लेकिन ये हो नहीं पाया। देखिए, शुरू में मुसलमानों ने इस प्रस्ताव को पूरी तरह से खारिज कर दिया, और इजराइल शायद अकेला देश होगा जिसकी स्थापना जिस दिन हुई उसके दूसरे दिन उसके ऊपर 4 बड़े मुस्लिम राष्ट्रों ने, जो उसके पड़ोसी थे, जिनमें इजिप्ट था, जिसमें सीरिया था, जिसमें लेबनान था, जिसमें जॉर्डन था, इन्होंने मिल करके उसको हमला कर दिया। और ये एक, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात आपको बता दूं, ये इजरायली भी जानते हैं और पूरी दुनिया जानती है कि इजराइल सिर्फ एक युद्ध हारना अफोर्ड कर सकता है, उसे दूसरा मौका नहीं मिलेगा। जो युद्ध हारेगा वो युद्ध उसके जीवन का अंतिम युद्ध होगा और वो पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाएगा। तो लिहाजा यहूदी जो वहाँ आकर के सेटल हो रहे थे और जो 15 मई को एक नया देश बनाने का जश्न में डूबे थे, वो इसके साथ साथ ये भी तैयारी कर रहे थे कि उन्हें पहले दिन से ही एक हॉस्टाइल पड़ोस मिलेगा और उन्हें लड़ना पड़ेगा। लिहाजा वो 4 देशों ने हमला किया, लेकिन इजराइल ने उन्हें हरा दिया, और जितनी ज़मीनें संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव के अनुसार उसे मिलनी थी उसमें कुछ और जोड़ दी। ये हर युद्ध में इजराइल ने ये किया है। हर युद्ध में जब भी इजराइल जीता है तो वो कुछ न कुछ नई ज़मीनें कब्ज़ा करता चला गया। देखिए, उसके बाद 1956 में, 1967 में, 1973 में 3 तो बड़े युद्ध हुए, जिनमें एक से ज़्यादा राष्ट्र, 4-4, 5-5 राष्ट्रों ने मिल करके इजराइल पे हमला किया और इजराइल ने सबको हराया। जिसमें सबसे क्लासिकल तो 1973 का युद्ध था, 6 दिन की लड़ाई जिसे कहते हैं। 6 दिन में उसने इजिप्ट की पूरी वायुसेना नष्ट कर दी, सीरिया की पूरी वायुसेना नष्ट कर दी, और बड़े बड़े हिस्सों में, जिसमें सिनाई डिज़र्ट भी है, गोलन हाइट्स है, इन सब पर वो कब्ज़ा करता गया और यहाँ पर अपने यहूदी सेटलर्स को बसाता गया। हर युद्ध में मुस्लिम राष्ट्र हारे और हर युद्ध के बाद इजराइल ने अपनी सीमा बढ़ाई। अब देखिए, ये एक इतिहास का भी एक मज़ेदार इतिहास की ये बहस हो सकती है कि ये जो यहूदियों को संयुक्त राष्ट्र संघ ने वहाँ बसाया वो सही था या गलत था, क्योंकि ये कहा जाता है साहब वो फ़िलिस्तीनियों की ज़मीन थी और वहाँ यहूदियों को ला के बसाया गया। मैं इस बहस में नहीं पढ़ूँगा, क्योंकि फ़िलिस्तीन शब्द ही 1948 के पहले इस्तेमाल नहीं होता था। इसी के बाद फ़िलिस्तीन शब्द इस्तेमाल होना शुरू किया है। तो फ़िलिस्तीनियों
की ज़मीन कहना तो थोड़ा ऐतिहासिक रूप से बहुत सही नहीं होगा, लेकिन अरबों की ज़मीन थी। अरबों में मुसलमान अरब भी थे और ईसाई अरब भी थे, ये जो कि ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा थे। और जब अंग्रेज़ों ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऑटोमन एम्पायर को हराया तो उन्होंने बहुत सारे जोग्राफिकल वहाँ पे निर्धारण किए हैं सीमाओं के, और अपने मन से सीमाएं बनाई हैं, उसमें से एक ये भी है। लेकिन ये कहना कि वो 76 साल पहले ही इज़राइल बना, तो फिर हमें ये भी सोचना पड़ेगा, जो यहूदी कहते हैं कि इतिहास 76 साल पहले नहीं शुरू हुआ, 2000 साल पहले क्यों नहीं इतिहास शुरू हुआ, या 2500 साल पहले के इतिहास को क्यों नहीं आप लेते हैं, जब बनी इज़राइल शब्द का इस्तेमाल होता है, जब प्रॉमिस्ड लैंड का इस्तेमाल होता है यहूदियों के लिए अलग अलग धार्मिक स्क्रिप्चर्स में। बहरहाल इसमें मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं एक तल्ख हकीकत की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि इज़राइल बन गया। इज़राइल ने लगातार 3-4 लड़ाइयाँ जीती और लगभग ये ऐसा समझ में आने लगा कि अब इज़राइल को अरब मुल्क हथियार के बल पर नहीं हरा पाएंगे, हमें कोई और पीसफुल निगोशिएशन करना चाहिए। और कोशिश ये करनी चाहिए, जो जायज़ भी थी, कि हम जो अरब हैं, जो फ़िलिस्तीनी जिन्हें हम कह रहे हैं, उनके लिए भी एक मुल्क बना दें, एक नेशन स्टेट उनके लिए भी बन जाए और यहूदियों के लिए भी बन जाए। तो जैसा मैंने आपको बताया कि शुरू में तो मुसलमानों ने इसे रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने 2 नेशन की बात मानने से इनकार कर दिया। अब उल्टा हो गया है, अब मुस्लिम राष्ट्र, यहाँ तक कि अभी आपने देखा होगा जो गज़ा जब शुरू हुआ तो उसमें जो पाकिस्तान की जो ऑफिशियल पोजीशन आई, उसमें भी उन्होंने कहा कि भाई 2 नेशन थ्योरी के आधार पर ही इसका फैसला हो सकता है। और ज़्यादातर अरब मुल्कों ने यही बात कही है कि अब 2 अलग अलग मुल्क बनाने के अलावा और कोई चारा नहीं। अब इज़राइल नहीं मान रहा। ये एक मज़ेदार चीज़ है कि जो यहूदियों का जो कट्टरपंथी यहूदी हैं, वो अब इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं, और उनका हौसला इसलिए भी बढ़ गया है कि उनके साथ अमेरिका है, नाटो है, यूरोप है, जो पूरी दुनिया में, ख़ासतौर से पश्चिमी दुनिया में जो यहूदियों की मजबूत लॉबी है, वो उन्हें ये स्वीकार करने से रोक रही है और वो स्वीकार नहीं कर रहे। लेकिन मेरा अपना मानना है कि फ़ैसला इसी आधार पे होगा। ना तो आप पूरी तरह इज़राइल को नक्शे से मिटा सकते हैं, जो फ़िलिस्तीनियों का नारा है कि नदी से समुद्र तक सब फ़िलिस्तीनियों का है, यानी जॉर्डन नदी से लेकर के और मेडिटेरेनियन सी तक, यानी पूरा इज़राइल जो है, वहाँ से यहूदियों को खदेड़ करके वहाँ सिर्फ फ़िलिस्तीनियों का राज्य होना चाहिए। ये भी अब संभव नहीं है, और ये भी संभव नहीं है जो कट्टर यहूदी कह रहे हैं कि मुसलमानों को अब वहाँ पे कोई उनके लिए जगह नहीं बची। देखिए, फ़लस्तीन और इज़राइल के रिश्तों को समझने के लिए हमें विश्व फलक पर घटने वाली 2 महत्वपूर्ण घटनाओं को भी याद करना चाहिए। एक तो 1979 में 1979 में ईरान में अयतुल्ला खुमैनी के नेतृत्व में एक इस्लामिक क्रांति हुई। दूसरे 1990 आते आते सोवियत रूस का पतन हो गया। जब तक सोवियत रूस जिंदा था, मज़ेदार बात है ये है कि जो फ़लस्तीनियों की आज़ादी की लड़ाई थी, वो उसका चरित्र काफ़ी हद तक धर्मनिरपेक्ष था। मुझे अभी तक याद है कि जो लेफ़्ट से जुड़े, जो लिबरल डेमोक्रेटिक धाराओं से जुड़े छात्र थे, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, वो भारत में भी फ़लस्तीन के पक्ष में जुलूस निकालते थे। मुझे इलाहाबाद का याद है कि वहाँ सड़कों पर हम महमूद दरवेश और नाज़िम हिकमत के गीत गाते हुए निकलते थे, और ये सारे गीत मनुष्य के दुख के गीत ज़रूर थे, लेकिन इनमें किसी भी तरह के धार्मिक सिंबल इस्तेमाल नहीं हो रहे थे। वो काफ़ी हद तक एक धर्मनिरपेक्ष आंदोलन था। ये बदलाव आया जब ईरान में जो इस्लामी क्रांति हुई अयतुल्ला खुमैनी की, उन्होंने धीरे धीरे पूरे ईरान में तो एक ख़ास तरह का धार्मिक लबादा उड़ाया ही, उन्होंने बाकी अरब मुल्कों को भी प्रभावित किया, और दुनिया भर में वो एक तरह से इस्लामिक रेजिस्टेंस के प्रतीक बन गए अयतुल्ला खुमैनी, जो ख़ास तौर से जो सुन्नी अरब था, सुन्नी अरब वर्ल्ड था, वो अपने को ख़तरे में महसूस करने लगा अयतुल्ला खुमैनी के आने के बाद। और जो शिया सुन्नी डिवाइड था मिडिल ईस्ट में, आप पाएंगे उसके बाद वो बहुत तेज़ बढ़ा, और आज यही शायद सबसे बड़ा कारण भी है
कि इस जो फ़लस्तीन की जो ये लड़ाई है जिसमें 40-50 हज़ार लोग मारे जा चुके हैं, मतलब ये मुझे नहीं लगता कि एक साल के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वार या सेकेंड वर्ल्ड वार में भी इतने लोग मरे होंगे जितने इजराइल ने मार दिए गज़ा में, और अब जिस तरह से वो नरसंहार कर रहा है लेबनान में, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन जो पूरा का पूरा जो पूरी की पूरी अरब दुनिया है वो इस कदर बटी हुई है कि अगर आप निष्पक्ष होकर के और अलग खड़े होकर के देखें तो आप पाएंगे कि वो ज़्यादातर उनके आचरण से तो ऐसा लग रहा है कि ज़्यादातर इजराइल के पक्ष में है। हालांकि ये भी बात सही है कि जनता वहाँ की इजराइल के खिलाफ सड़कों पे निकल रही है, लेकिन जो नेतृत्व है या जो शासक जो प्रभु वर्ग है वो इजराइल के पक्ष में खड़ा दिख रहा है। वो केवल लिप सर्विस कर रहा है, वो थोड़े बहुत भाषण वाषण दे देता है, इसके अलावा कुछ नहीं करता। बहरहाल ये एक दुर्भाग्यपूर्ण मैं तो कहूँगा कि वो धीरे धीरे ये युद्ध जो था, वे जो संघर्ष जो रेजिस्टेंस था फ़लस्तीनी, वो एक धर्मनिरपेक्ष प्रतिरोध की जगह वो धीरे धीरे धार्मिक बिंबों से, धार्मिक सिंबल से लोडेड होता चला गया। देखिए, मैं समझता हूँ कि आज जो स्थिति जहाँ हम पहुँच गए हैं, जहाँ 50,000 के आसपास निर्दोष बच्चों की, औरतों की, बूढ़ों की, बीमारों की शहादतें हुई हैं, मारे गए हैं ये लोग, उसके लिए काफ़ी हद तक मुस्लिम उम्मा भी जिम्मेदार है। आप देखिए, जब 7 अक्टूबर को हमास ने एक बर्बर और जाहिराना कार्रवाई की थी, उस समय अगर उसकी मजम्मत की गई होती, अगर मुस्लिम उम्मा ने मजबूती के साथ खड़े होकर के उसकी मजम्मत की होती, तो मुझे लगता है कि इजराइल का गुस्सा थोड़ा बहुत हालांकि इजराइल उसके बाद भी बदला लेता, और लेकिन इतना डिस्प्रपोर्शनेट और इतना इनडिस्क्रिमिनेट बदला शायद न लेता। और दुनिया का जनमत भी उस समय 7 अक्टूबर को तो पूरा विश्व इजराइल के साथ खड़ा दिख रहा था। लेकिन जैसे जैसे इनके हमले बढ़ते गए और बच्चे मारे जाने लगे, औरतें मारे जाने लगी, या स्कूलों पे बम बरसने लगे, अस्पताल सुरक्षित नहीं रहे, तो दुनिया में इनके लिए सहानुभूति इजराइल के लिए कम होती गई। लेकिन दिक्कत ये आई कि हमारा जो मुस्लिम उम्मा था, जो मुस्लिम वर्ल्ड ओपिनियन थी, वो बजाय मजम्मत करने के वो हौसला बढ़ाती रही। वो पहले हमास का हौसला बढ़ाती रही, फिर हिजबुल्लाह का हौसला बढ़ाने लगी, और वो लगातार कि मार दो, चढ़ जाओ, काट डालो, इस तरह के नारे लगा के सड़कों पर निकलती थी। तो उससे और जाहिर है कि जो रेजिस्टेंस मूवमेंट था, जो हमास के लड़ाके थे, उनका मनोबल बढ़ रहा था। उन्हें समझ में आ रहा था कि वो तो एक धार्मिक लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें जीत तो उन्हीं की होनी है और दुनिया भी उनके साथ है। लेकिन ऐसा था नहीं। देखिए, बहुत अच्छा, मैंने क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया पर भी इस पर खूब आ रहा है और मैं काफ़ी दिलचस्पी से देखता हूँ, तो मैंने सिर्फ एक अब्दुल बासित नाम के साहब हैं जो भारत में भी पाकिस्तान के हाई कमिश्नर रहे हैं, और उनका बैकग्राउंड कुछ ऐसा है जो बहुत आपके मन में विश्वास नहीं पैदा करता। मतलब वो जमात इस्लामी स्टूडेंट लाइफ में जमात इस्लामी से जुड़े रहे, और भारत में राजदूत होने के बावजूद उनका मानना है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में न सिर्फ दोस्ती होनी नहीं चाहिए, बल्कि अगर होने की कोशिश हो तो उसे सबटॉज किया जाना चाहिए। मैं ये उनके तमाम कार्यक्रमों को देख करके मुझे थोड़ी निराशा होती कि इस लेवल का डिप्लोमेट ऐसे सोचता है। बहरहाल वो उनकी अपनी राय हो सकती है, लेकिन इस मामले पर उनका बहुत सटीक विश्लेषण मैंने सुना। तो उन्होंने कहा कि देखिए, ये हम सब की विशफुल थिंकिंग हो सकती है, हम सब की कामना हो सकती है कि इजराइल ख़त्म हो जाए और मुस्लिम उम्मा की फतह हो, वहाँ फ़लस्तीनियों का राज हो, लेकिन ये होगा नहीं। और कारण बड़ा स्पष्ट उन्होंने कहा कि देखिए, इजराइल, और ये सही है जो वो कह रहे हैं, दुनिया में ज़्यादातर विश्लेषक उससे सहमत हैं कि इजराइल की जो सैनिक ताकत है वो ये 5-6 मुल्क मिल जाएं तब भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। और वो जिस दिन क्या, वो तो उतारू है ही है, मतलब जिस दिन की क्या, जिस तरह से वो मार रहा है वो तो उतारू है ही है, उसे ये रोक नहीं सकते। ईरान को वो लगातार कोशिश कर रहा है कि ईरान जंग में कूदे। ईरान अपने को, ये बासित का विश्लेषण है कि ईरान अपने को दयनीय बना लेता है। एक बार हमला करता है, फिर कहता है बस अब यहीं रुक जाओ, हमें इससे आगे कुछ नहीं करना। फिर उसके बाद दूसरी बार
उसके साथ कुछ होता है, एक आदमी उसके तेहरान में ही हानिया को मार दिया जाता है। नसरुल्ला जो ईरान के बल पे ही कूद रहा है और लड़ रहा है, उसे मार दिया जाता है। ईरान की पब्लिक ओपिनियन अब शासकों पे दबाव डाल रही है कि आप कुछ करो। वो अपनी कमजोरी जानते हैं शासक, लेकिन जनता को तो उन्होंने ही इस लेवल पे जनता का उत्साह पहुंचाया है कि हम चाहे तो इजराइल को ख़त्म कर सकते हैं, तो लिहाजा वो हमला करते हैं। लेकिन हमला करते ही फिर रोना शुरू कर देते हैं। 180 या 190 मिसाइलें मारने के बाद फिर कहते बस हमारा हम इसके आगे नहीं बढ़ेंगे, अब आपको भी लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। तो बासित ये कहता है कि ये तो आप अपनी कमजोरी को एक तरह से सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर रहे हैं। आप लड़ नहीं सकते, इजराइल से आप लड़ नहीं सकते। इजराइल आपको, और आपकी इस समय तो सबसे बुद्धिमत्तापूर्ण कार्रवाई ईरान की और जो उसके साथ ये 4-5 मुल्क हैं उनकी ये होनी चाहिए कि लड़ाई किसी तरह से भी रुके, और उस लड़ाई को रोकने के लिए अगर सरेंडर करने जैसी स्थिति भी दिखाई दे तो करनी चाहिए, क्योंकि आपको इजराइल लगातार कोशिश कर रहा है कि आप लड़ाई में आ जाएं। ईरान कब तक भागेगा? देखिए, बल्कि बासित का ये विश्लेषण था और मैं भी उससे पूरी तरह सहमत हूँ कि इजराइल ज़्यादा टैक्टिकली लड़ा। पहले उसने आराम से गजा को ख़त्म किया। हिजबुल्ला बीच बीच में कभी रॉकेट मार देता था, कभी कोई और उत्तेजनात्मक कार्रवाई करता था। वो थोड़ा बहुत उसको टोकते टाकते थे, कुछ नहीं करते थे। उन्होंने पहले गजा में खात्मा किया हमास का, उसके सारे लगभग पूरे नेतृत्व का सफाया कर दिया, उसका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ दिया। फिर आप देखिए कितनी चालाक, जिस दिन उन्हें हिजबुल्ला पर हमला करना था उसके एक दिन पहले इनके पेजर फटे। आप जरा इजराइल के इंटेलिजेंस एजेंसीज का कमाल देखिए। उन्होंने 2000 के करीब पेजर ऐसे भेजे गए थे ईरान में जिसमें बारूद भरा हुआ था, और वो 2000, जाहिर है कि पेजर किसी साधारण आदमी को तो दिया नहीं गया होगा, जो हिजबुल्ला का इम्पोर्टेंट कमांडर होगा, लड़ाका होगा, उसी को दिया गया होगा। तो 2000 लोगों को इन्होंने इनकैपेसिटेट कर दिया। मरे तो उसमें 50-60 ही, लेकिन किसी का हाथ टूटा, किसी की आँख गई, किसी का कान गया, तो वो लड़ने लायक नहीं रह गए। उसके बाद उन्होंने वाकी टाकी, दूसरे दिन वाकी टॉकी में विस्फोट हुआ। तो वाकी टॉकी भी जो इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकर्स होते हैं उन्हीं को दिया जाता है, यानी वो भी बहुत महत्वपूर्ण लोग गए। फिर तीसरे चौथे दिन उन्होंने नसरुल्ला को मार दिया जो हिजबुल्ला का कमांडर था। तो वो धीरे धीरे चल रहे थे। उन्होंने पहले हमास को निपटाया, अब इनको निपटा दिया। हौती अपनी मूर्खता से उनके लिए कोई स्कोप भी नहीं छोड़ रहे कि हौतियों को ये जाके पीटे, क्योंकि हौती तो पूरी दुनिया को नाराज़ कर रहे हैं। लाल सागर से जो जहाज़ गुजर रहे हैं, हौती उन पर रॉकेट मार रहे हैं। तो हौतियों से निपटने के लिए तो अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा ये सब अपनी एयरफोर्स लगा देते हैं, और अब बचेगा सिर्फ ईरान। मेरा एक हंच फीलिंग है, और मैं चाहता हूँ कि मैं गलत साबित हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि यही होगा कि जिस दिन हिजबुल्ला की पिटाई ख़त्म होगी, और ये अगले 2-3 महीने में हिजबुल्ला को ख़त्म करेंगे, उनका सारा, केवल उनके लड़ाके नहीं मारेंगे बल्कि मैसिव उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रखा है जो युद्ध में काम आता है। सुरंगें हैं, गोदाम हैं, हथियारों के जखीरे हैं, इन सब को वो अगले कुछ महीनों में ख़त्म करेंगे। फिर वो ईरान की तरफ आएंगे। ईरान बच नहीं सकता, ये मैं आपसे कह रहा हूँ, बावजूद इसके कि ईरान एक बार हमला करके फिर हाथ उठा देता है कि नहीं हमारा काम ख़त्म हो गया। आपका काम नहीं ख़त्म हुआ, आपका काम इजराइल नहीं ख़त्म होने देगा, ये आपको समझना चाहिए। तो मैं, हालांकि मेरे बहुत सारे मित्रों को ये बुरा लगेगा, लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि मुस्लिम उम्मा दबाव डाले और ये कहे ईरान से कि अब तुम सरेंडर कर दो। न सिर्फ तुम करो बल्कि तुम्हारे जो प्रॉक्सीज, ये आखिर बताइए आप, हमास क्या 7 अक्टूबर को बिना ईरान की इजाज़त और बिना ईरान के कंसल्टेशन के हमास पे हमला किया होगा? या हिजबुल्ला जो कर रहा है वो क्या उसकी अपनी कोई हैसियत है? सारा हथियार, सारी फंडिंग, सारी फाइनेंसिंग, सारी डिप्लोमेटिक असिस्टेंस सब तो ईरान दे रहा है। सबको पता है कि जब तक ईरान नहीं ख़त्म होगा तब तक ये प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशंस नहीं ख़त्म होंगे। तो इजराइल छोड़ेगा नहीं उन्हें। ये एक तकलीफदेह बात है, लेकिन ये होने जा रहा है, और मेरी कामना है कि इस समय ये लड़ाई में हमेशा होता है। इसमें देखिए, जब नई सरकार रूस में बनी थी क्रांति के बाद, और तमाम मुल्कों ने, मतलब हिटलर से ज़्यादा तो जो पश्चिम के मुल्क थे हमारे, जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, ये सब जो थे, ये सोवियत रूस को नहीं देखना चाहते थे। तो जब एक बार जंग की नौबत आई
तो टाटस्की उनके विदेश मंत्री थे लेनिन के, तो टाटस्की जाने के लिए तैयार नहीं थे पोलैंड में कोई शांति वार्ता करनी। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम्हें अगर घाघरा पहन के भी पोलैंड जाना हो तो तुम जाओ, क्योंकि ये जंग में ये एक टैक्टिकल मूव बहुत ज़रूरी होता है। आप पहाड़ से सिर्फ जाके सर टकराते रहें तो आप नहीं लड़ पाएंगे। तो इस समय ईरान को सरेंडर करना चाहिए, बाकी उनके प्रॉक्सीज को सरेंडर करना चाहिए और टाइम बाई करना चाहिए, समय अपने साथ ले करके और तैयारी करनी चाहिए। बहरहाल देखें, अब ये निर्णायक स्थिति में जंग आ गई है, देखते हैं इसमें कौन बचेगा, ईरान या इजराइल। जाहिर है कि इनमें से एक को ही बचना है। अगर ईरान नष्ट होगा तो इजराइल बचेगा, इजराइल नष्ट होगा तो ईरान बचेगा। शुक्रिया।